उसने बिल्कुल पूरी तरीके से लाइन खींच दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोई भी सरकार बिना उसके तथ्यों के आधार पर क्या इसका वर्गीकरण नहीं करेगी। और उन्होंने ये भी कह दिया किसी एक जाति को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते 100%, जैसे कि पॉलिटिकल होता है। मान लो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, अरे वाल्मीकि बीजेपी को कर रहे हैं तो उनका नेता कह रहा है बीजेपी को दे दो सारा, इनको वाल्मीकि को दे दो रिजर्वेशन। तो उन्होंने बहुत सारी लाइन खींची है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है रातों रात ऑर्डर नहीं दिया है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे विरुद्ध एकदम ये ऑर्डर दे दिया और दलित एकता के विरुद्ध और ये और वो, ये जो लड़ाई चली आ रही है ये आज की नहीं है, ये 1975 की लड़ाई शुरू है। 1975 में पहली बार वर्गीकरण हुआ था। पंजाब सरकार ने पहली बार SC ST के अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में 2 कैटेगरियां बनाई थी 1975 में। और उन्होंने एक में तो जो जाटव चमार जातियां हैं 5-6 जातियां रविदासिये और वो सब उनको रखा था एक कैटेगरी में, आधा रिजर्वेशन उनको दिया था और आधा रिजर्वेशन वाल्मीकि और उनको मजहबी सिखों को उनको दिया था। तो ये 2 स्लैब बनाए थे जिसमें कि आधा आधा रिजर्वेशन दिया था, जिससे कि सारे पक्षों को सारी जातियों को इक्वल रिजर्वेशन का वहाँ से हुई थी। और उसके बाद उसी पैटर्न पर जब और आवाज़ उठी तो हरियाणा सरकार ने 1994 में A और B कैटेगरी बनाई थी, जिसमें कि 8 जातियां चमार जाटव रैगर रविदासिये इनको डाला था B कैटेगरी में, और A कैटेगरी में वाल्मीकि और 35 जातियां और उनको 36 जातियां मिला के A और B कैटेगरी बनाई और 50-50% वो बांट दिया, जिससे कि सब जातियों को वो मिल रहा था। अब उसी आधार पे 1999 तमिलनाडु सरकार ने 4 कैटेगरी बनाई, वर्गीकरण किया। 4 कैटेगरी में जो SC ST की जातियां A B C D, और वो चारों जातियों करके जो जातियां जितनी जातियां शेड्यूल्ड थीं उनको गरीबी के आधार पे और साक्षरता के आधार पे और उसके निर्योग्यता के आधार पे उनको बांट दिया। और उनको किसी को 2%, किसी कैटेगरी को 4-6 ऐसे टोटल रिजर्वेशन उन्होंने बांट दिया, जिससे कि सब जातियों को बेनिफिट मिल रहा था। और उसी आधार पे आगे चल के 2000 में सन 2000 में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इसी पैटर्न पे वहाँ पर कैटेगरीज बना दी और उन्होंने सब जातियों को उन्होंने रिजर्वेशन SC ST की जातियों को दे दिया। अब उसके ऊपर जो लोग रिजर्वेशन ज़्यादा ले रहे थे या इन कैटेगराइजेशन से जो नाराज़ थे अनुसूचित जाति के ही लोग, उन्होंने अपने अपने हाई कोर्टों में, स्टेट के हाई कोर्टों में केस लगा दिया। अब आंध्र हाई कोर्ट ने तो उसको माना नहीं, उनकी शिकायतों को उन्होंने 2003 में उसको खारिज कर दिया। फिर वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में आ गए, जिसने कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो कि 3 जजों की जज ने वो तमाम कैटेगरीज को वर्गीकरण को स्टेट के ऑर्डरों को वो रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको उस समय 2004 का ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि उन्होंने वर्गीकरण को गलत ठहरा दिया और उसके वजह से चारों राज्यों का वो जो ऑर्डर थे वो सब निरस्त हो गए। और उस 2010 में पंजाब का हुआ था 29 मार्च 2010 को, और उसके बाद पंजाब सरकार ने हार नहीं मानी। पंजाब सरकार और उन संगठनों के साथ जो संगठन वर्गीकरण के पक्ष में थे, उन्होंने अपील गए सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आए और वो 2011 से चल रहा था। फिर उसमें तमिलनाडु सरकार भी शामिल हो गई, फिर उसमें आंध्रा भी सरकार शामिल हो गई और हरियाणा सरकार भी, और वो संगठन भी शामिल हो गए जो वर्गीकरण के पक्ष में थे और चाहते थे कि सारी जातियों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, क्योंकि सब जातियां शेड्यूल हुई हैं और सबके ऊपर वो रिजर्वेशन लागू होता है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। ये पिछले 40 साल की एक्सरसाइज है और इसमें सरकारें और वो संगठन गए थे जो वर्गीकरण जो चाहते थे हमारा भी हिस्सा मिले। और ये जो 31 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये उसके ऊपर आया है। और इसमें देखिए ना तो उन्हें 341 का वायलेशन किया है, क्योंकि उसमें ना तो किसी जाति को जोड़ने की बात है, ना किसी जाति को एक्सक्लूड करने की बात है, निकालने की बात है, कोई संशोधन करने की बात नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ, उसने कोई संशोधन नहीं किया है, उसने ये उस वर्गीकरण को अलाउ किया है जो वर्गीकरण वो 4 स्टेट ऑलरेडी कर चुके थे। और उन्होंने इस बात को कहा है कि जो सबसे कमज़ोर हैं ये रिजर्वेशन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात ये, एक नई चीज़ सुप्रीम कोर्ट लेके आई है जो हमारी डिमांड नहीं है, उसमें जो क्रीमी लेयर को उन्होंने जो सजेस्ट किया है गवई साहब ने, वो हमारी या उन लोगों की डिमांड नहीं थी कि जिन लोगों ने अपने हिस्से का रिजर्वेशन मांगा था। ये बातें कही जा रही है कि SC का जो रिजर्वेशन है वो कुछ जातियां SC की जो है वो ज़्यादा ले रही हैं और कुछ जातियों को नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या पैमाना है, किस तरीके से? हाँ, नहीं बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से
उसका वर्गीकरण में इस तरह से और किसी को कम या ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती। और उसको ये परिणाम के आधार पे इस पे कि पहले चेक करेंगे किस जाति के लोग सर्विसेज में ज़्यादा हैं, वो किस जातियों को बजट ज़्यादा मिला है, किस जातियों को एजुकेशन में ज़्यादा रिजर्वेशन मिला है। तो वो सब चीज़ें पैमाने आंकड़े लाने पड़ेंगे, उसके आधार पे उनको तय करना पड़ेगा कि तो किस जाति को। नहीं है ना इस बात। नहीं, आंकड़ा सिर्फ ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो बगैर आंकड़े की नहीं कोई आंकड़ा नहीं। आप 565 पेज का पूरा वो है, उसका पूरा बैकग्राउंड से लेकर के और तमाम अभी तक के पूरे आंकड़े डिटेल वाइज और कॉन्स्टिट्यूशन को तो पहली बार इतने ज़बरदस्त तरीके से डिफाइन किया है। आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को, आर्टिकल 16 को इतने बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है। मेरे ख्याल से इतना तो हमें कोई शिक्षक भी नहीं बताता जितने तरीके से उसने किया है। उन्होंने आर्टिकल 14 को, और देखिए सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोला है, जो 2004 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की जिसने रद्द किया था उस वर्गीकरण को, उसने इस आधार पे किया था, इस कन्फ्यूजन में उसने ये माना था कि जो अनुसूचित जाति की जितनी शेड्यूल जातियाँ हैं वो एक वर्ग हैं या एक जाति हैं, सजाति हैं। इस आधार पे उसने कहा कि इसमें वर्गीकरण नहीं हो सकता। लेकिन इसने 2024 के इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि जो SC ST जातियाँ हैं ये सजातीय नहीं है, ये समरूप नहीं है, ये सब अलग अलग जातियाँ हैं। इनके सब जातियों के इनके काम अलग थे, परंपरागत पेशे अलग थे, इनके जो गांव देहातों में इनकी बस्तियों में अपने इनके मोहल्ले भी अलग होते हैं, इनके खान पान अलग हैं, इनके देवी देवता अलग हैं, इनके सांस्कृतिक इनके कल्चर अलग हैं। और ये आज भी एक दूसरे के उसमें ब्याह शादी रोटी बेटी नहीं करते हैं, तो आज भी इनके अंदर डिफरेंसेस है ना। तो उन्होंने कहा कि अलग जातियाँ होने के चलते आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं है और आर्टिकल 14 इसको सपोर्ट करता है कि सब जातियों को समान अधिकार, समान रूप से इक्वल रिजर्वेशन मिले। जो रिजर्वेशन सबके लिए है वो किसी एक जाति या दो जाति के लिए नहीं है, चंद लोगों के लिए नहीं है, इसलिए ये सबको मिलना चाहिए। और आर्टिकल 14 इसको अट्रैक्ट करता है, ना कि ये इसको वॉयलेट करते हैं। यही है ना, मिलेगा कैसा ना, इसके आंकड़े कहाँ हैं, किसके पास है? क्या अब जाति जनगणना करनी पड़ेगी सरकार को? नहीं, जाति जनगणना करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अनुसूचित जाति की, देखिए एक बड़ी अच्छी बात है जो आप जाति गणना की बात कर रहे थे, हम उसमें संसद में नहीं आंकड़े सरकार करेगी ना सर। देखो उन्होंने जाति जनगणना जरूरी है ना, तो SC ST की जाति जनगणना हमारे इससे हो जाएगी, हम सबके चक्कर में ना पड़े। सबके चक्कर में संसद में लड़ना पड़ा, सर फुटबॉल हो रही है। अब तो एक अच्छा रास्ता निकाल दिया। देखो दो चीज़ मुझे इसमें बहुत पॉजिटिव लग रही है। एक चीज़ तो ये लग रही है कि अब जो सरकारें, राज्य सरकारें, उनको पहले एक तरह से जाति जनगणना SC ST की करनी पड़ेगी और उनके डाटे इकट्ठे करने पड़ेंगे। मजे की बात ये कि कितने इसमें शिक्षित हुए, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पे था ना ये, कि वो सारे डाटे निकालने पड़ेंगे। शैक्षणिक और सामाजिक रूप से कितनी जातियाँ ऊपर आ पाई, डेवलप हो पाई और कितने लोगों को रोजगार मिल करके आर्थिक मजबूत हो पाए। तो ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि अब कोई भी देखे, ये उसने बिल्कुल पूरी तरीके से लाइन खींच दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कोई भी सरकार बिना उसके तथ्यों के आधार पर क्या इसका वर्गीकरण नहीं करेगी। और उन्होंने ये भी कह दिया किसी एक जाति को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते 100%। जैसे कि पॉलिटिकल होता है, मान लो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, अरे वाल्मीकि बीजेपी को कर रहे हैं तो उनका नेता कह रहा है बीजेपी को दे दो सारा, इनको वाल्मीकि को दे दो रिजर्वेशन। तो उन्होंने बहुत सारी लाइन खींची है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने समझने की जरूरत है। और दूसरी बात ये जो गवई साहब ने, आसान समझा जा रहा है, इतना आसान है नहीं आसान ना हो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, हम क्यों अपना सर फोड़ें? ये सरकार की जिम्मेदारी है, इससे हमें बेनिफिट होना है, नुकसान नहीं होना, एक्चुअल डाटे सामने आएंगे। और दूसरी बात ये कि इससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो गवई साहब ने जो क्रीमी लेयर लगाया है, एक तो उससे ये होगा कि जो कमजोर जातियां हैं और एक ही जाति में जो जाति को ज़्यादा भी मिला उसकी 50% जाति गरीब है। अभी जैसे राहुल गांधी गए थे उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक चरमकार के पास बैठे, वो गरीब चरमकार वो उस जाति का जिसके कि अगर 2000 अगर SC के वो है IAS अफसर तो 1950 उस जाति के हैं, लेकिन उस जाति का चरमकार भी गरीब है। तो वो राहुल गांधी उसको मशीन भेज रहा है जूते सिलने की, तो इसका मतलब उस जाति के गरीबों को भी ज़रूरत है ना। तो इससे ये फ़ायदा होगा क्रीमी लेयर से कि जिनके घर में 10-10, 5-5 IAS अफसर हैं, जिस एक घर में 10-10 डॉक्टर हैं, जिस घर में सारे व्यापारी बन गए इस रिजर्वेशन से, वो उन लोगों को क्रीमी लेयर लगा करके उनको एक्सक्लूड किया जाएगा और उसी जाति के गरीबों को भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। और दूसरी बात ये फ़ायदा होगा कि जब उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब उनको रिजर्वेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो भाई फिर उनको नौकरी तो फिर जनरल खाते से ही मिलेगी ना।
फिर उनको एससी में जब नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली फिर वो जनरल कैटेगरी में कॉम्पिटेट करने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जो जनरल खाते की नौकरियां उसमें हमारा पढ़ा लिखा आदमी भी जाएगा। तो वही बात हो गई ना जो कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जबकि आरक्षण का जो आधार है वो सोशल बैकवर्डनेस है। अगर कोई एससी का किसी भी जाति का अगर एक सरकारी नौकरी पर पहुंच भी जाता है, लेकिन कास्टिज्म तो वो वहाँ भी फेस कर रहा है। अब आप इसको सही है, आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, जो 1951 के बाद 1950 के बाद रिजर्वेशन लागू हुआ और 1951-52 से इसको चलाने की कोशिश की, उसके बाद जो ये आर्थिक आधार में क्या हुआ, अनुसूचित जातियों के अंदर ही इसमें भी आपस में भी चंद लोग बहुत मालदार हो गए और बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो गरीब हो गए, जिन तक इसका बेनिफिट नहीं मिला। इसके अंदर भी आर्थिक रूप से खाई पैदा हो गई। तो जो गवई साहब ने जो आर्थिक आधार की बात की है, उन्होंने कहा कि SC ST के अंदर ही उन्होंने बात कही है उस आधार को। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको निकाल करके इनका आरक्षण जनरल वाले गरीब को देना है। वो जो इसमें से आर्थिक मजबूत लोगों को जो निकाला जाएगा क्रीमी लेयर निकाल के, तो इसमें जो रिजर्वेशन बचेगा बाकी SC ST अनुसूचित जाति की उन गरीब लोगों में ही बटेगा, वो किसी जनरल को नहीं मिलना है। लेकिन सर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर गरीब जो है नहीं पहुंच सकता, तो क्या लगता है जो एक वर्ड जो नॉट फाउंड सुटेबल का भी पिछले कई दिनों हमने वैकेंसियों में देखा है, क्या उसका चलन ज़्यादा नहीं आ जाएगा कि मान लीजिए गरीब तो UPSC तक पहुंच नहीं पा रहा है और जो UPSC की तैयारी कर सकता है उसको जो उस कोटे से बाहर कर दिया है और इसलिए उसको जो नॉट फाउंड सुटेबल करके जनरल के द्वारा भर दी जाएगी। नहीं, देखिए, अभी जो आप बात कर रहे हो ये वो बात कर रहे हो कि ये थोड़ी इसके साथ जमती नहीं है, क्योंकि अभी तो एक हिस्सेदारी हुई है और हिस्सेदारी अभी तो जनरल ही है ना, रिजर्वेशन SC ST का इंक्लूड ही है। अब ये जो आप कर रहे हो नॉट फाउंड सूटेबल, अभी मैं देख रहा था कि जून के महीने में ये अनुप्रिया पटेल जो ये सांसद है, ये वो मंत्री है केंद्र की, इसने योगी जी को और राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है कि नॉट फाउंड सूटेबल करके SC ST OBC के लोगों को कुछ पोस्टों से हटा दिया जाता है, उसको 2-3 बार करके उसको जनरल लोगों को दे दिया जाता है। तो लेकिन ये तो पहले से चल रहा है ना, इसके खिलाफ तो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि ये SC के बंटवारे के बाद ही जब लगेगा। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, गरीब से गरीब हमारी जितनी जातियां हैं, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे खटीक हों, चाहे सासी हों, पासी हों, जितने भी हों, भले ही उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला, मगर उनके अंदर भी पढ़े लिखे लोग हैं, PhD करे हुए वकील, एडवोकेट, दुनिया भर के इंजीनियर जो खाली घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है। तो इस बात से चिंता मत करो कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास हर जाति में। और दूसरी बात, जो अपनी जाटव चमार कम्युनिटी की जो गरीब जातियाँ हैं, उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी तो उसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इसमें चंद लोग बाहर जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे। वो चंद लोग वही चिल्ला रहे हैं। अच्छा, ये बात उन अपने जाटव चमार समाज के उन गरीबों को भी समझ आ रही है कि ये तो हमारे बेनिफिट की बात है, क्योंकि अब ये जो रिजर्वेशन है नीचे आएगा, नीचे जिन तक नहीं पहुंचा। इस फैसले से सवर्ण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक साजिश है तोड़ने की और रिजर्वेशन को जो है वो सुनने की स्थिति में ले जाने के लिए। नहीं, देखिए, यही बात जो है, ये मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ये चंद स्वर्ण जो हैं वो स्वर्ण है कि आपस में फूट डालो, शासन करो, वो और उनकी बातों में वो उलझ रहे हैं। जबकि आज एकताबद्ध होकर के हमें इस संकट का मुकाबला करने की ज़रूरत है और इस मामले को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे घर की बात है और एक परिवार की बात है कि आज जो एक बाप के 4 बेटे थे, आज एक बेटा जो इतने साल से फ़ायदा उठा रहा है, 3 बच्चे कमज़ोर थे, तो आज उनके हक में पंचायत ने या सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उदाहरणतः एक पंचायत ने फैसला कर दिया कि चारों भाइयों को इक्वल दे दो। तो इसमें गलत क्या किया है? दूसरी बात, मैं जनरल के लिए अपने इस अधिकार को, अपने उसको मैं क्यों छोड़ दूं? और दूसरी बात, जनरल बहुत सारे मैं देख रहा हूं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो दूसरा 2-3 चैनल, 4-5 चैनल, OBC के भी बहुत सारे लोग, वो उसके पक्ष में भी, उनके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी तो बोल रहे हैं। आप ऐसी क्यों? दोनों तरफ तलवार तो दोनों तरफ लटकी हुई है ना। लेकिन हमें ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसको अच्छे तरीके से इसको रिजॉल्व करें। ऐसे नहीं कि जी 21 तारीख को हमने भारत बंद कर दिया, ये कर दिया। आप क्या सोच रहे हो कि वो भारत बंद उसके 2018 के 2 अप्रैल जैसा हो जाएगा क्या? 2 अप्रैल में तो सारी जातियां थी, क्योंकि SC ST एक्ट से सबको नुकसान हो रहा था। अब इसमें तो कम से कम आधी से ज़्यादा जातियां बाहर हो गई हैं, वो तो आएंगे नहीं, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। अगर आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, वो भारत बंद अगर विफल हो गया तो हमारी यूनिटी भी खंड खंड हो जाएगी। आपने बहुत गलत फैसला लिया है, उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। कौन सी जाति आपको लगती है कि ज़्यादा लाभ ले रही है, अगर विशेष रूप से बात करें तो?
देखिए, मैं कभी इस पे बोलता नहीं था, ना मैंने कभी बोला, क्योंकि मैं बहुजन मिशन का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ हमेशा से, और मैं चाहता हूँ कि हमारी यूनिटी बनी रहे। 2018 में हमने 3 सम्मेलन करे थे दिल्ली में, जिसमें कि हमने स्पेसिफिकली चमार, जाटव, वाल्मीकि भाईचारा हमने सम्मेलन करे, जिसके प्रमाण आज भी हैं। और यहीं ITO पर हमने बड़े बड़े सम्मेलन बुलाए, जिसमें दोनों पक्षों के, तीनों पक्षों के बड़े लोग आए और उन्होंने कहा एकता होनी चाहिए। जो बीत गया बीत गया। और आज जब तक आज देखिए, एक बात और भी मैं कहता हूँ कि भैया, जब दांत थे, जब चने नहीं थे, जब चने तो दांत नहीं है, जब रिजर्वेशन ठीक से लागू था, जब वहाँ निजीकरण नहीं था, जब नौकरियाँ थी, जब हमें रिजर्वेशन नहीं मिला, आज रिजर्वेशन जब मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो सारी पोस्टें प्राइवेट करके ख़त्म कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो इसलिए दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि ठीक है, रिजर्वेशन का अधिकार तो मिला है, लेकिन हमें बैठ करके इसको रिजॉल्व करना होगा। इस तरह नहीं कि तुम वहाँ पर गालियाँ बकोगे, जातिगत गालियाँ बकोगे अपने भाइयों को। अब ये हमने तो अपनी कलम चलाई नहीं है ना, ये 40 साल पुराने उसमें एक ओपिनियन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट को गाली बक के उस न्यायिक व्यवस्था को आप गाली बक रहे हो कि जिसकी वजह से आज हम थोड़े बहुत हमें कुछ मिला भी हुआ है। आप इस तरह से डायरेक्ट आपको हिट नहीं करना चाहिए। लड़ाई तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की चल रही थी, लेकिन क्या इस फैसले के बाद से जो है आपस में लड़ाई नहीं करा दी गई है? नहीं, अब और ज़्यादा मजबूत होगी लड़ाई। देखिए, अब चाहे तो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लेने की बात हो, क्योंकि जब मैं दूसरी जातियों के पास जाता था तो कहते थे हम क्यों जाएं प्राइवेट में आरक्षण के लिए, हमें थोड़ी मिलेगा, वो तो एक ही जाति को मिल जाएगा, वही ले जाएंगे फिर दोबारा से। लेकिन अब ये मिथ टूटेगा। इस फैसले से एक और बड़ा एक फ़ायदा होगा, एक जो SC ST की ताकत बनने वाली है उसकी तरफ कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि अब लोग इंटरेस्ट लेंगे कि यार मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी 2% रिजर्वेशन है, अगर 10 वैकेंसी निकलेगी तो एक मुझे भी मिलेगी। तो अब और ताकत से, इंटरेस्ट से लोग जाएंगे, एक यूनिटी बनेगी और यूनिटी के साथ साथ एक ताकत बनेगी। और अब ये हम इन मनुवादियों से अपना हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि जो लोग इस तरीके से आप बदतमीजियाँ कर रहे हो या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुल के बोल रहे हो, आप ऐसे, मैं कह रहा हूँ वकील बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, भाई आप क्यों बोल रहे हो? इस न्यायिक व्यवस्था से हम बचे हुए हैं थोड़े बहुत। उस न्यायिक व्यवस्था को ये मनुवादी इसलिए भी खुश हो रहे हैं कि हमारे लोग जिनको इस शेल्टर मिला हुआ है इस कानूनी न्यायिक व्यवस्था से, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये बहुत अफसोसजनक है। सुप्रीम कोर्ट के विवादित फैसले आ रहे हैं। मणिपुर में जो पूरी हिंसा हुई कोर्ट के आदेश के बाद हुई, SC ST एक्ट में फैसला दिया गया, कितनी बड़ी हिंसा हुई। नहीं, देखो, ये तो थोड़ी सी समझना पड़ेगा। जब कोर्ट जब बात रखता है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। जब कोर्ट ऐसी ऑर्डर नहीं देता है, एक दिन में नहीं देता है। 2011 से अगर वहाँ प्रोसीडिंग चल रही है तो सारे पक्षों के वकील होंगे ना वहाँ पे, सारे स्टेट गवर्नमेंट के और पक्ष और विपक्ष के भी, जिनके खिलाफ अपील हुई थी ये, तो वो लोग भी तो इसमें होंगे ना, उनके वकील भी तो होंगे। जब वहाँ पूरी तरीके से चर्चा होकर, देखिए कोर्ट में भी लीगल आदमी हूँ, कोर्ट जब कन्विंस हो जाता है किसी बात से तभी फैसला देता है, और कोर्ट को जो पक्ष कन्विंस कर लेता है उसी के पक्ष में देता है। और कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे ऑर्डर के बाद बाहर क्या होने वाला है, कौन खुश होने वाला है, कौन नाराज होने वाला है। कोर्ट तो कानून के हिसाब से, संविधान के आधार पर और मौजूदा जो मटेरियल उसका होता है, सर्कमस्टेंसेस और सबूत, उसके आधार पे वो फैसला देता है। कोर्ट को कोई लेना देना नहीं बाहर कौन लड़े कौन ना लड़े। आदिवासी एक्टिविस्ट प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि मामला SC वर्ग का चल रहा था, तो फिर इसमें ST कहाँ से आ गया? कोर्ट ने ST पर भी जो है ये फैसला लागू कर दिया, आदेश दे दिए हैं, तो हाँ, किस तरह से कोर्ट देखिए ऐसा नहीं है, SC ST दोनों में ही चल रहा था। आपको पता है गुर्जर समाज ने कितनी ट्रेनें रोकी थी ST वर्ग में, वहाँ राजस्थान में लेने के लिए रिजर्वेशन, उनको 5% मिला तो रद्द हो गया बाद में, क्योंकि वहाँ पर मीणा ले गए सारा का सारा। अब वो जो ST वर्ग के मीणा लोग मैं देख रहा हूँ वही कर रहे हैं ऑब्जेक्शन, और कोई नहीं कर रहा है। ST के दूसरे कोई आदिवासी नेता मैं सैकड़ों को जानता हूँ, उनका एक भी नेता का स्टेटमेंट नहीं आ रहा, चुप बैठे हैं सारे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब रिजर्वेशन बटेगा, अब सही से मिलेगा। तो वहाँ पर मीणा ले रहे थे और सब बोलते थे इस बात को, मीणा और गुजरों ने इतनी वो करी। तो इसलिए ये फैसला बहुत अच्छा है। इस फैसले से 1 to all सबको मिलेगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि अब गरीब को मिलेगा, उसमें मैं भी शामिल, मुझे भी नहीं मिलेगा, मेरे को भी नहीं मिलेगा। जब क्रीमिनल लगेगी तो इसमें उन गरीबों को मिलेगा कि जो सपने में नहीं सोच सकते थे, उनके बच्चे IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो बार बार जो कहते हैं लोग कि ये शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े उनके लिए, तो भैया शैक्षणिक और सामाजिक तो गरीबी पिछड़ा है, उसको पढ़ने दो ना, उनको भी आने दो विश्वविद्यालयों में, उनको भी बनने दो प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, जज, उनको बनने दो। अपने ही भाइयों के खिलाफ बोल रहे हो यार, बड़ी अजीब बात है। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करता हूँ।